एक पसंदीदा लेखक मेरे अलावा? आपके अलावा तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है कि हमें सिनेमा में जो चीज़ें दी जाती हैं वो सेट पे वहीं ले ली जाती हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप सब पूछ लेना, खाली बैंक बैलेंस मत पूछना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जो पंकज भैया को कभी केला खाते हुए नहीं देखे? मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। भैया कैसा रहा सफर दिल्ली पहुंचने का? थोड़ा थकाने वाला था क्योंकि कल रात मैं सोया नहीं हूँ, काम कर रहा था तो। और फ्लाइट में मुझे नींद नहीं आती है, मुझे डर लगता है। तो हाँ, क्योंकि एक बार सो गया था तो 6 महीने के लिए बीमार हो गया था। अच्छा। तो यहाँ आके मैं सो गया था, 1 घंटे सोया हूँ, फिर आप सबके पास पहुँचा हूँ। तो 1 घंटे सोए हैं तो कुछ खा पाए कि नहीं भैया? सच्ची सच्ची बताइए। हाँ, खिचड़ी खाया ना। खिचड़ी खाए? केला खाना पसंद करेंगे एक? हाँ, खा लेंगे, आगे बातचीत। विश्वजीत आइए भाई। अब क्या है, हम लोगों की कोशिश है कि ये बहुत ही कैंडिड रहे, यूं बात करें जैसे घर में महफिल में बैठ के बात करते हैं। तो हम लोग केला खाते खाते बात। इसमें क्या है, चॉकलेट है क्या? ये चॉकलेट है, वो भी खाने का है? बिल्कुल है। बाकी की जो चॉकलेट्स है वो पंकज भैया के हाथ से धीरे धीरे आप लोगों के बीच में बटेगा, है ना? एक निकाल के दो भैया को, दो एक हमारे पास भी, एक हमको भी दे दो बिना छीले। बचा केला भी मिलेगा हम लोगों को। तो मेरा नाम, कुछ लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे, मैं अपना परिचय खुद दे देता हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करूँगा कि मैं भैया का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूँ, ये अननेसेसरी है। हम सब चाहते हैं कि भैया बोलें और हम सुने। मेरा काम आज जवाब देने का नहीं है, मेरा काम आज सवाल पूछने का है। मैं सीधे अपने सवालों पे आ जाता हूँ। भैया कोई ऐसी चीज़ कि बस ये मत पूछना नहीं तो गोली मार दूंगा तुमको? नहीं नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं। कई बार ये होता है इंटरव्यूज में ना कि जब पीआर ओरिएंटेड इंटरव्यूज होते हैं तो बोलते हैं कि सवाल भेज दें क्या? मैं बोलता हूँ खबरदार। फिर मज़ा तो ऑर्गेनिक है ना, कि जो बातचीत हो यहीं हो, वो सही हो गलत हो उलझी हुई हो। तो आप स्वतंत्र हैं, आप सब पूछ लेना, खाली बैंक बैलेंस मत पूछना। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। भैया आपका बैंक बैलेंस क्या है? मुझसे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि रहेजा में अभी पंकज भैया घर खरीदे तो पूछना कितने में पड़ा। तो ये सब हम नहीं करेंगे, ठीक है? ये सब गलत बात है। भैया आप दिल्ली बुक फेयर में आए हैं, वर्ल्ड बुक फेयर में आए हैं, किताबों से कैसा नाता रहा है आपका बचपन से अब तक? बहुत गहरा नाता रहा है कि किताबों ने मेरे व्यक्तित्व में, जो भी मैं हूँ उसको बनने में किताबों की बहुत बड़ी भूमिका और योगदान है। पटना में पढ़ने का कल्चर है, किताबें बहुत बिकती हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं लोग। तो मैं अभिनेता बना, और जिस किस्म का अभिनेता बना उनमें किताबों की बहुत बड़ी भूमिका है, योगदान है। वो चाहे राग दरबारी हो, शिलाल शुक्ल जी का, उनका 100वां साल है इस साल। रेणु जी की कहानियाँ हो, अज्ञेय हो, निराला हो, पंत हो, हरिशंकर परसाई हो। तो हिंदी, खासकर हम हिंदी इलाके से आते हैं, हिंदी पढ़ते थे, तो उन बहुत योगदान है किताबों का मेरे व्यक्तित्व में भी और मेरे अभिनेता बनने में भी। तो भैया आपका इतना लंबा तजुर्बा रहा है ना? एक तो जीवन का तजुर्बा है, उसके अलावा इतना सारा एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री का, एक छोटे से शहर से उठ के बम्बई आने का। आप फिल्मों के बारे में जो कर रहे हैं और हम जो देख रहे हैं वो तो हमको पता है, पर ऐसी कई चीज़ें होंगी, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं और लोग भी होते हैं, कि एक समय आता है जब वो बोलते हैं मैं एक किताब लिखूंगा और उसमें ऐसी चीज़ें लिखूंगा जो अभी तक किसी को नहीं मालूम। जैसे अभी एक हनी सिंह जी का आया नेटफ्लिक्स पे,
है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि परिवार कौन है, उतार चढ़ाव क्या रहे, तजुर्बा क्या रहा, कब गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार घुटना छिला, ये सब पे हम वर्ल्ड बुक फेयर पे बैठे हैं। पंकज त्रिपाठी जी किताब कब लिखेंगे? और अगर इस पे नहीं लिखेंगे तो किस पे लिखेंगे? जॉनर अगर आपको चुनना होगा तो जॉनर क्या होगा? मुझे चुनना हो तो मैं सटायर पे लिखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी यात्रा जो है ना, हम सबका स्ट्रगल, गिरना उठना, संघर्ष, फिर से रिवाइव होना, वो सामान्य है, वो सबके जीवन में है, मेरे जीवन में भी है। तो मैं सटायर, पिछले दिनों मुझे एक थॉट आया अचानक, अब मैं इस सवाल से थोड़ा सा लिंक हो रहा है तो वो थॉट मुझे अभी स्ट्राइक किया तो मैं शेयर कर लेता हूँ। मैं किसी के साथ बैठा था तो मैं बोला कि हाउ टू हैंडल फेल्योर, जब गिर गए तो गिर के कैसे उठे, ये इंस्पायरिंग कहानी हो सकती है, प्रेरणा दे सकती है। तो मोटिवेशनल किताबें, मोटिवेशनल स्पीकर, हाउ टू हैंडल फेल्योर पे बहुत किताबें हैं और बहुत स्पीकर मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब या इंटरनेट खोजें तो। हाउ टू हैंडल सक्सेस पे कोई किताब नहीं है, हाउ टू हैंडल सक्सेस। तो क्या बात है ना? क्या आया उधर से? क्या बात है? मैंने बोला कि फेलियर पे, असफलता पे, संघर्ष से कैसे निकलें, इस पे किताबें होती हैं, लेकिन सफलता को कैसे हैंडल करें, उस पे किताबें नहीं होती हैं। इसलिए क्योंकि उसके मार्केट नहीं है। सफल लोगों की संख्या 100% में 1% है या उससे भी कम होगा जो अपने अपने फील्ड में एक्सट्रीमली सफल है। तो फेलियर का बाजार है, सक्सेस का बाजार नहीं है, इसलिए किताबें नहीं छपती हैं उस पर। तो मैं इसलिए अपनी जर्नी पे, यात्रा पे कभी नहीं लिखूंगा। वो सामान्य है, जैसे हर किसी के जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी हुआ। पर मैं अगर लिखना हो तो सटायर लिखूंगा, मैं कविता लिखूंगा। कविताएं मुझे बहुत पसंद है क्योंकि छोटे में बड़ी बात कह देती हैं। तो भैया, अभी जो भैया कह रहे थे कि सफलता पे किताब नहीं, कि सफलता को हैंडल कैसे करें। हमारे पिताजी, मैं भी गांव से ही हूँ, अंबिकापुर नाम, छत्तीसगढ़। हमारे फादर हमेशा से बचपन से कहते थे, जब उनको नहीं पता था कि लेखक बन के पहचान बन जाएगी इसकी ठीक ठाक, तब भी वो कहते थे कि बेटा, कुदरत हमको ऐसा बनाया ना कि पेड़ में जितने फल लगते हैं वो पेड़ उतना झुक जाता है। यही है कुदरत, और हम कुदरत के ही हैं। तो वो जो अकड़ जाते हैं ना, वो मरने के बाद अकड़ना चाहिए ना, जब जीवित है तो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ये पर एक इसमें और ट्विस्ट है थोड़ा सा, ये कलयुग है, घोर कलयुग है। जब फल लगे पेड़ झुकेंगे तो कोई भी आके तोड़ लेगा। तो थोड़ी झुकिए, लेकिन सिंसियरिटी भी रहनी चाहिए। हाँ, मैं आपको इनके बारे में एक बात बताता हूँ। मैं अब, कुछ लोग आप में से पहचानते हैं, जब मुझे कोई नहीं पहचानता था। ये बात कर रहा हूँ मैं लगभग 1.5 साल पहले की एक बात है। मैं भी मुंबई में रहता हूँ और मैं बहुत प्रेम से इनको बोला कि भैया हम लोग पड़ोसी हैं। पड़ोसी मतलब ऐसे अगल बगल वाले पड़ोसी नहीं हैं, इनकी पूरी बिल्डिंग अलग है, हम अलग विंग में रहते हैं। तो भैया अगर कभी आप घर आ पाएँ तो फिल्म आई थी ओ माई गॉड 2, और वो फिल्म रिलीज़ हुई थी फ्राइडे को, और संडे की शाम को इस नोबडी के घर पे ये आ गए थे। और हुआ ऐसा था कि चंद मेहमान और आए हुए थे और हमने दरवाज़ा खोला अपने घर का और ये खड़े हुए थे। बोले कैसे हैं आप? मैं उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं बोल नहीं पाया कि मैं कैसा हूँ। और आने के बाद जब इनसे मेरी समकक्ष ने पूछा कि भैया कैसे हैं आप, तो इन्होंने जवाब दिया कि अब तक सुरक्षित हैं। भैया हर सबकी टू डू लिस्ट होती है ना। जो अभी पैसे कमाने की होड़ में है उसको और बड़ी गाड़ी चाहिए और बड़ा घर चाहिए। जिनके पास हुआ है उनको चाहिए कि फेम आ जाए, लोग पहचाने, कुछ ना कुछ सबको चाहिए। आप जहाँ हैं उन फेम, पैसा, घर, रुतबा, ये सब तो हो गया। अब क्या टू डू लिस्ट है इस तरीके की, जैसे मुझे लगता है कि मैंने कभी जीवन में डॉल्फिन नहीं देखा है। मेरा बड़ा मन है मेरे को डॉल्फिन असल में देखने का, बचपन से, पता नहीं क्यों। बिहार आइए, गंगा नदी में डॉल्फिन है पटना में, तो आप नाव में करवा दूंगा और 1-2 घंटे घूमोगे गंगा में बिहार में ना, तो कहीं ना कहीं एक डॉल्फिन दिख जाएगी ऐसा छलांग लगाते हुए। सच्ची में? हाँ हाँ हाँ, पटना में है। तो मेरी क्या इच्छा बच्ची है, हाँ मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें कि यार ये करना है, कभी सोचे थे पर अब तक हो नहीं पाया। मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए,
और घूमना चाहिए, मुझे देखना है बहुत हिंदुस्तान का जो बचा हुआ हिस्सा है और दुनिया का, क्योंकि मैं घूमना बहुत पसंद करता हूँ और ये काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि घूमना हो नहीं पाता है। अरे गुरु, ये मोबाइलों में रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ईश्वर ने 1000 मेगापिक्सल की 2 कैमरे दी है, हाँ यार, और उससे एंजॉय करो। एक न जाने कितने हजार टीबी का मेमोरी कार्ड यहाँ दिया है, इसमें भी थोड़ा दर्ज करो। ए भाई, जगह दो उनको। खड़े ठीक है, मैं खड़े होकर ही हम बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, और अब आगे हम खड़ा होकर से टहलते हुए भी बात कर लेंगे। बिल्कुल करेक्ट है, अब अपन दोनों ऐसे ही करेंगे। हाँ। अभी एक नेटफ्लिक्स पे जावेद साहब और सलीम साहब का एक 3 एपिसोड का वो आया था, एंग्री यंग मैन। उसमें एक एपिसोड में जावेद साहब वो बहुत उदास हो गए थे, मतलब बिल्कुल भावुक हो गए थे, और बोले कि अब वो नाश्ता सामने रखा रहता है ना, तो लगता है कि ये किसी और का नाश्ता है। देखा है आप में से कुछ लोग, वो कहते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी और का जीवन जी रहा हूँ। आपको कभी ऐसा लगता है कि जहाँ भगवान और सब इतने सारे चाहने वाले पहुँचा दिए हैं, उसमें मतलब अपना ही है या किसी और का है? नहीं, मैं भी भ्रमित रहता हूँ, कंफ्यूज रहता हूँ कि बड़ा मुश्किल है ये इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए। सच में मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं जब कहीं आता हूँ तो लोगों का प्रेम देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा, इतना प्रेम करते हैं, और फिर जब जेट्टी से बोट में जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं तो कोई नहीं हूँ, कौन हूँ। हाँ मोहतरमा, आप एक काम करिए, ऊपर आके माइक आप ले, आप भी आ जाइए। आइए, स्वागत है आप। नहीं नहीं, तो कई बार वो मुझे बहुत भौतिक चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं, तो पर हाँ, ये ज़रूर लगता है कि मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मैं सोचा था एक्टर बन जाऊंगा और एक छोटा सा घर हो और बेसिक ज़िंदगी चले, तो ईश्वर ने इतना दे दिया, इसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी, न सोचा था। तो मुझे कुछ अपना नहीं लगता है। मतलब अभी भी मैं बड़े से घर से निकल के, और 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं अपने बहन के घर गया था, तो 3 ही बिस्तर हैं, हम ज़्यादा लोग हो गए, तो मैं एक गद्दा खरीद के मंगाया 400 रुपये में, नीचे बिछा के सो गया। बोले अरे तुम नीचे सोओगे? मैं बोला हाँ, यहीं सोऊंगा। पिछले साल गांव गया था, तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो बाथरूम में घर पे नहाने गया, तो जो बाल्टी होती है, बाल्टी की जगह पे एक पेंट का डब्बा था 20 किलो लीटर वाला, और मग रखा था। तो मैं उसी में नहाया। तो फिर मैंने पूछा भैया से कि ये पेंट का डब्बा में क्यों बाल्टी रखे हैं? बोला वो तुमने ही भिजवाया था स्कूल की पेंटिंग कराने के लिए, तो 120 बाल्टियाँ आई तो पूरे गांव में बंट गई, तो पूरा गांव इसी से नहा रहा है। तो मुझे कभी वो नहीं हुआ कि अरे मैं पेंट के डब्बे में नहा रहा हूँ या ज़मीन पे पिछले हफ्ते सोया हूँ। तो मुझे अचीवमेंट का भी, और जैसे कोई फिल्म या सीरीज हिट होती है तो मैं अति एक्साइटेड नहीं हो पाता हूँ। मुझे लगता है मेरे में कुछ बायोलॉजिकल कमी है ये। और जब कुछ असफल होता है, नापसंद की गई, तो मैं अति दुखी भी नहीं हो पाता हूँ। तो मुझे लगता है कुछ डिफॉल्ट मोड पे मेरा लाइफ चल रहा है। पुनर्जन्म मानते हैं भैया? अरे इसमें हंसने, मैं सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा, हंस रहे हो तुम। मैं पुनर्जन्म को लेके कॉन्फ्लिक्ट में रहता था, लेकिन मेरे घर में 2 आम तौर भाषा में कहें तो 2 डॉग आए, और मेरी पत्नी की और हमारे परिवार के भाषा में कहें तो 2 बच्चे आए। डॉग बोलने तो नाराज हो जाती हैं। तो उनको देख के ना, उसमें से एक जिनी है बड़ी वाली, तो उसको देख के मुझे यकीन होता है कि पुनर्जन्म है। कारण ये किसी ना किसी जन्म के हाँ बच्चे कि किसी ना किसी जन्म की मेरे परिवार की सदस्य है। अगर साक्षात अहम ब्रह्मास्मि, साक्षात अगर भगवान उतर के, ब्रह्मा जी उतर के आपसे पूछें कि पंकज त्रिपाठी जी, आप पंकज त्रिपाठी जी के अलावा आपको मैं पृथ्वी में क्या बना के भेजूं, तो मैं आप क्या बोलेंगे? लेकिन इसको गोल नहीं करना है, सीधे आप क्या बनना चाहेंगे? कौन सा किरदार बनना चाहेंगे जो असल में है? पॉलिटिशियन, एक्टर, कुछ और, पता नहीं क्या, बस आप पंकज त्रिपाठी जी नहीं बन सकते। मैं बोलूँगा मुझे पौधा बना दीजिए।
पौधा। हाँ, पौधा बना दीजिए। मेरे घर से नारियल का पेड़ बहुत दिखता है, आपके भी घर से, जी। तो मुझे नारियल का पेड़ बना दीजिए जो तेल देता है, रस्सी देता है, बिस्तर देता है, पीने के लिए पानी देता है, न जाने क्या क्या। पूरे जीवन एक पेड़ देते ही रहता है, लेता कुछ नहीं है, जो लेता है वो हमें दिखता भी नहीं है। फिर भी अगर फल लगे हैं तो ज्यादा मत झुकना, झुकना, हाँ, है ना, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि घोर कलयुग है। जी। और नारियल के पेड़ में तो ऐसे वैसे भी मुश्किल तोड़ा ही नहीं जा सकता। हाँ, वो उसकी तासीर ही झुकने वाली नहीं है, वो सीधा ही रहेगा। भैया हम लोग सब लोगों का बचपन रामायण और महाभारत के आसपास हमेशा से ही रहा है। अगर पर वो पुनर्जन्म वाला क्यों पूछे आप? मैं सवाल हाँ। क्यों पूछे आप? मैं मानता तो हूँ, मैं थोड़ा द्वंद्व में रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन कई बार पढ़ता हूँ। बीच में एक संत मिले थे मुझे, यूएस से आए थे, ओमानंद स्वामी। तो उन्होंने जैसी जैसी बातें बताई, वो अपना एनडीटीवी के पत्रकार है ना, प्रशांत सिसोदिया, जी जी जी, वो उनके साथ में मिला था। तो कुछ ऐसे किस्से बताए वो अपने जीवन के, तो मैं विस्मृत था। 3 घंटे हमारे निकल गए और मैं ऐसे भौचक था। क्योंकि अब मैं ये जरूर मानता हूँ कि हम जहाँ तक देखते हैं उसके बियॉन्ड भी दुनिया है। 100%। तो हम ये नहीं कह सकते कि जहाँ तक हमने देखा वहीं तक सत्य है। सत्य उसके बहुत परे है। तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो चमत्कृत करने वाली है। हमारे भी कुछ तजुर्बे रहे हैं, आप में से जिसके नहीं रहे, आने वाले समय कुछ होगा। एक बार ऐसा लगेगा जीवन में कि हाँ यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल है। हमेशा ज़रूर होगा। भैया रामायण और महाभारत देख के हम लोग हमेशा से बड़े हुए हैं। अगर सच्ची का मौका लगे, जैसे 7 चिरंजीवी हैं, हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण, ये 7 इन्हीं में है मोस्टली, रामायण और महाभारत में। अगर आपको रामायण और महाभारत में दोनों में एक एक किरदार से रूबरू सच में मिलने का मौका मिले, भीड़ में नहीं, अकेले में, तो वो कौन लोग होंगे? और उनसे एक एक सवाल पूछना होगा तो आप क्या पूछेंगे? ओ वाह। महाभारत में मेरे ख्याल से मैं कर्ण से मिलना चाहूँगा। कर्ण मुझे बहुत पसंद है, उनका कॉन्फ्लिक्ट। और रामायण में भरत से मिलूंगा। भारत से? हाँ, क्यों, क्योंकि कारण? भारत, राम तो नायक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो कि भारत की अपनी अलग जर्नी है। तो पर पता नहीं रामायण में किससे मैं मिलूंगा। भरत बोल तो दिया, प्रभावित करता है वो भी किरदार, पर बाकी रामायण में किससे मिलना चाहिए? रावण से, है ना? हाँ, उनसे भी मिलना जरूरी है। वो करेक्ट। हाँ, वो सिखाएंगे कि क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है। विद्वान बेटा जी, जी जी। अच्छा कि बता दी देवी जी, हम दोनों को पता ही नहीं था। तो भैया आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पंकज भैया को कभी केला खाते हुए नहीं देखे? थके हुए हैं ये मैजिक था। हम सिनेमा के आदमी हैं, हम जो भी करते हैं उसमें चोरी बहुत होती है। तो ये चोरी, चीटिंग कर लिया, खा भी लिया और दिखा भी नहीं। अरे लुका छुपी देखे हो तुम? लो कैच करो। सॉरी। ये ऐसी चीजें और होने वाली हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद माइक आप में से किसी के पास आएगा, आप सवाल पूछेंगे डायरेक्टली। ये कुछ 10-1 मिनट का ही रहेगा, इसलिए सवाल को सवाल रखिएगा, है ना? विचार मत सुनाने लगेगा। हाँ, उसके लिए ही हम इनको भैया को यहाँ ला के रखे हैं आपके साथ। भैया एक ऐसा काम जो आपको रिजेक्ट करने का मलाल है, जरूरी नहीं कि फिल्म या जीवन में, कुछ भी एक ऐसी चीज कि यार वो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। कोई भी चीज जीवन में, कुछ भी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सिर्फ फिल्मों में आपको ना बांधूं। हाँ 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 हाँ। यार बड़ा मुश्किल है याद करना अचानक। आप बस मेरे को एक बार मुझे वो छोटी छोटी मलाल होती हैं, कुछ बड़ा मलाल नहीं होता है जिसको याद करके रखूं। अब जैसे इतनी भीड़ है,
यहाँ पे जब बहुत लोग चाहेंगे सेल्फी लेना, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे 2-4 घंटे का मलाल यही हो जाएगा कि यार मैं वो चाह रहा था नहीं दिया। भीड़ में संभव नहीं होता है, हर आदमी के पास मोबाइल है। तो मुझे इसका 4 घंटे दुख रहता है कि यार मैं वो वहाँ सबको फ़ोटो नहीं दे पाया। ये संभव नहीं है, क्योंकि फिर इतनी मारामारी धक्का धुक्की हो जाती है। तो मुझे छोटे मलाल होते हैं, ऐसा कोई मलाल बड़ा नहीं है जिसको लेके चलना बाकी जो जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम। तो जीवन में बहुत ऐसे काम हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं, सही तो प्रणाम करो, आगे बढ़ो। तो फिल्मों में जो फिल्में नहीं मिली थी या छोड़ दी थी, उनका मलाल था। रिलीज होने के बाद पता चला बहुत फ्लॉप हुई। तो फिर अच्छा हुआ छूट गया। हाँ, बोला कि अच्छा ही हुआ छूट गया था। भैया एक ऐसी बात जो हाल फिलहाल में जिस बात ने आपको थोड़ा हिला दिया हो, अच्छे या बुरे, मतलब पॉजिटिवली हम ने कि यार ऐसा समथिंग न्यू, क्योंकि आप इतने लोगों से मिल रहे हैं, इतना आपका तजुर्बा, इतना आप घूम रहे हैं, इन सब के बीच में जैसे आपने कहा ना कि कोई फिल्म बहुत हिट हो जाती है तो ज़्यादा असर नहीं, कुछ फ्लॉप हो जाती तो ज़्यादा असर नहीं, ऐसी क्या बात है हाल फिलहाल में रिसेंटली 2-4-6 महीने में जो आपको सही में अंदर से ओह, टच कर दियो, पॉजिटिवली या नेगेटिवली? मैं पिछले 6-7 महीनों से मेरे घर में एक रोड दुर्घटना में मेरे बहनोई नहीं रहे, और बहन बहुत सीवियर इंजर्ड हुई थी। उस हादसा ने, मतलब मैं इनफैक्ट अभी तक नहीं उभरा हूँ पूरी तरह से, और मुझे उस समय लगा कि यार रंगमंच पे या फिल्मों में किए हुए किरदार, कॉन्फ्लिक्ट, वेदना कितनी नकली होती है और रियल लाइफ की पीड़ा कितनी असली होती है। तो ये मैंने महसूस किया है, और मैं सच में हिल गया था। और उसके साथ साथ मुझे स्वयं के बारे में एक्सप्लोर समझने को मौका मिला। मुझे लगता था, अक्सर लोगों को लगता है, मेरे काफ़ी इंटरव्यूज पहले प्रवचन करता था, बोलता था, तो लोगों ने एक धारणा बन गई थी कि बहुत शांत और ज्ञानी किस्म का व्यक्ति है। ये मेरी धारणा टूटी है खुद से कि मैं शांत और ज्ञानी नहीं हूँ। मैं अधजल गगरी छलकत जाए, छोटा सा ज्ञान था, फालतू में बोलता था। तो अब मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती है। दीपाली जो बुलाई हैं मुझे, यहाँ बैठी हैं, ये पिछले साल से फॉलो अप कर रही हैं, तो फाइनली मुझे लगा कि चलो ये पुस्तक मेला है और एक दिन का टाइम मैनेज हो रहा है, तो मैं वादा किया हूँ जाऊँगा। वरना मुझे इंटरव्यू देने में या बातचीत करने में उतना आनंद नहीं आता है जितना चुप रहने में आता है। ये जो परिवर्तन आया, अभी हम थोड़ा से क्योंकि किसी एक्सीडेंट की बात हुई है, किसी सीरियस चीज़ की बात है भैया आप ही के लिए। थैंक यू। कोविड में हम सभी ने किसी ना किसी को खोया है। लगातार हर दिन लोग चले जाते हैं, कई बार हमको पता होता है जाने वाले हैं, कभी कभी अचानक से ही चले जाते हैं, है ना। मैं लल्लन टॉप वाला आपका इंटरव्यू देखा था, आप भावुक हो गए थे। पिता के जाने की जो जगह खाली होती है ना, उसको कोई नहीं भर सकता, ये सबको मालूम है भैया। वो होने के बाद यहाँ जो लोग हैं जिनके पिता अभी भी उनके पास हैं, है ना, लेकिन किसी भी कारण से उनसे उनकी दूरी है, चाहे फिजिकल दूरी है, चाहे इमोशनल दूरी है ना, वो मानसिक या विचारधारा की दूरी हो सकती है, या आप काम करने बड़े शहर में आ गए हो, कहीं गांव में हैं, कहीं रह गए हैं, आप 2-3-4 महीने 6 महीने में एक बार चले जाते हैं, 2-3 दिन में एक बार फ़ोन पे बात कर लेते हैं। वो जिनके पिता अभी भी हैं लेकिन उसके बावजूद वो किसी वजह से दूरी है, उनको क्या कहेंगे? जानता हूँ थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन वो दूरी बिल्कुल समाप्त कर लीजिए कि पिता को समझने के लिए ना पिता बनना पड़ता है। जब मेरी बच्ची पैदा हुई और वो जब 2-3-4 साल की हो गई, तब मुझे अपने बाबूजी के बारे में समझ आया कि जिस इमोशन से, जिस पीड़ा से मैं गुजरता हूँ, मेरे पिता भी तो गुजरे होंगे इससे। तो बिल्कुल जो कॉन्फ्लिक्ट है, विचार है, द्वंद्व है, अगर अपने पिता से, अपने पेरेंट्स से, माता पिता दोनों से, आप तुरंत ख़त्म कर लो। ना उनको अपनी तरह बनने के लिए बोलो कि मेरी तरह तुम मेरे विचार से प्रभावित हो जाओ, और ना उनके विचार से प्रभावित हो जाओ। संबंध होते हैं, तो आप आदर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीवन बहुत फ्रेजाइल है, बहुत क्षणिक है।
और बाद में वो शून्यता का एहसास होता है। मैं 30 साल से बाबूजी से बोला ना, कभी कभी मैं राय नहीं लेता था, लेकिन उनके निधन के बाद मुझे लगा कि मैं किससे पूछूंगा। फिर मुझे लगा कि मैं एक्टिंग चॉइसेस को लेके, अपने जीवन के चॉइसेस को लेके कभी राय नहीं ली थी उनसे, लेकिन वो पिता वो छाया होता है जो आप कहीं भी रहें संसार में तो एक सेंस होता है कि है, तो आप वो द्वंद्व खत्म कर लें, बहुत ज़रूरी है। दीपाली जी हैं भारत लिट फेस्ट की कर्ता धर्ता। इन्हीं की वजह से, इन्हीं के सौजन्य से आज हम लोग सब साक्षात तौर पे पंकज भैया को सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल ऑफ अस दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव हिम ऑन स्टेज विद अस। भैया, पिता और पुत्र के अलावा भी अनगिनत ऐसे रिश्ते हैं और आजकल की जनरेशन में उसमें बड़े उथल पथल हैं, है ना। थोड़ा व्हाट्सएप के कारण, थोड़ा मोबाइल के कारण, बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि शादी के समय से आदमी मान के चलता है, आदमी मतलब महिला भी, इंसान मान के चलता है कि पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। ये सवाल ही नहीं होता था पहले। हाँ, ये नहीं होता कि चलेगी, चलाना तो पड़ेगा ही। हाँ, चला लेंगे। तो ये जो आजकल की जनरेशन में ये जो बदलाव आया है, मेरा खुद का मेरे साथ हुआ है। मैं डिवोर्स हुआ, मेरा डिप्रेशन में गया, फिर से मेरी शादी अभी हुई है कुछ साल पहले। हम लोगों के, मैं इनके साइड से अपने लिए भी पूछ रहा हूँ कि कैसे रोकें हम, मतलब क्या बदलाव करें हम खुद में कि ऐसे हो जाएं। मुझे भी नहीं पता है, सच्चाई यही है कि मुझे सच में नहीं पता है। वैसे स्टॉक आंसर ये हो सकता है कि थोड़ा त्याग कीजिए, थोड़ा समझिए, जीवन की गाड़ी मतलब दो पहिए से चलती है तो बैलेंस होना चाहिए। तो ये स्टॉक टाइप के आंसर हैं। सच में पूछो तो वो बहुत मुश्किल है। मैं एक विज्ञान के विद्यार्थी को देखता हूँ और एक लिटरेचर के विद्यार्थी को। तो लिटरेचर में, विज्ञान में 2 + 2 4 ही होता है, मैथ में, गणित में, विज्ञान में। लेकिन लिटरेचर में 2 + 2 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो रिश्तों को अगर ठीक से समझना है और चलाना है तो जीवन को सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ना देखें, थोड़ा साहित्यिक दृष्टिकोण से भी देखें कि कोई हारता और कोई जीतता नहीं है। हमारी बहुत सारी समस्याएं, कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईगो की हो जाती है और वो समझ नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, सब दिमागी भ्रम है। तो यही है, बाकी तो मुझे भी नहीं पता। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं वो सब पुस्तक मेले में हैं, वर्ल्ड बुक फेयर में, तो किताबें भी पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे कैमरास भी लगे हुए हैं और इसको कई ऐसे लोग भी सुनेंगे जो या तो आज यहाँ नहीं हैं या तो अभी भी किताब मैं ख़त्म नहीं कर पाता हूँ, किताब मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। ऐसे जो लोग हैं, वो लोग जो किताब नहीं पढ़ रहे हैं किसी भी कारण से, व्यस्तता के कारण, पहले पढ़ते थे जी, अब लेखक वैसे नहीं रहे जी, अरे मैं तो शुरू करता हूँ ख़त्म नहीं कर पाता हूँ, उनके लिए क्या कहेंगे? कहानियों में क्या होता है, किताबों में जिसकी चर्चा की है कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त अगर उसमें मान लो ये लिखा हुआ है कि कितनी खूबसूरत चांदनी रात है, तो जो भी पाठक पढ़ रहा होगा तो वो उसके अपनी इमेजिनेशन की या अपने रेफरेंस की चांदनी रात दिखेगी। तो किताब पढ़ते हुए आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, जो स्क्रीन देखते हुए नहीं बढ़ती है, क्योंकि स्क्रीन में कितनी सुंदर चांदनी रात में एक चांद का शॉट आ जाएगा बस, या स्टेज पे कोई एक्टर आके बोलता है कि कितनी सुंदर चांदनी रात है, देखो ना प्रिय, तो 1000 लोगों की सबकी चांदनी रात अलग अलग होगी, तो 300 चांद दिखेंगे, एक चांद नहीं दिखेगा। तो इसलिए किताबें तो अद्भुत चीज़ हैं, वो आप ज़रूर पढ़ें। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो प्रयास करें। हमारी बच्ची बहुत पढ़ती है, कल ही रात में उससे पढ़ने को लेकर बात हो रही थी, और वो सिर्फ कल्पना, इमेजिनेशन की क्षमता ही नहीं बढ़ाएगा, आपके व्यक्तित्व का भी विकास करेगा। आप लोग सब थक गए क्या? नहीं थक गए। कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करें। बस माइक अब जाने ही वाला है। हाँ, देखिए आप यहाँ फंसी रह गई, वहां से एक और पहुंच गई। चलिए ये देखिए इमोशन। थैंक यू मित्रा। नहीं, ये ऐसे चलते कार्यक्रम में गली से आके फोटो बोलोगी तो ये संभव नहीं है ना, अभी संभव नहीं है बातचीत हो रही है।
और आप तो एनबीटी का वो टांगी हुई हैं, आपको तो सबसे पहले डांट पड़ेगी ये करने में। चलते कार्यक्रम में ऐसे नहीं बोलते हैं ना, अब मैं फोटो देने जाऊं, पहले ये हो जाने दो। ये सारे रिश्तों की बातों के बीच में भैया, ये पहले पंक्ति पे दो ऐसी महिलाएं बैठी हैं, हाँ, हाँ। बहुत यंग हैं, जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं। एक है ईशा और एक है रुचि। ओ वाह, नमस्ते, क्या बात है। हम सब लोग किसी ना किसी लेवल पे, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, हम सब लोग, मतलब भैया और हम भी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कुछ ना स्ट्रगल चल रहा है, फाइट चल रहा है। हाँ। हर तरीके के स्ट्रगल के लिए भैया आप बहुत नीचे से बहुत मेहनत से इतने ऊपर पहुंचे हैं। क्या बोलेंगे इस तरीके के पेशेंट्स को भी, और जितने भी तकलीफ में हैं किसी भी तरीके के? जिंदगी जो है ना वो आसान नहीं है। बहुतों को लगता होगा कि सिनेमा वाले थोड़ी ज़्यादा ही अपनी ज़िंदगी दिखाते हैं, ये गाड़ियाँ, ये पार्टियाँ, पर वो सब दिखावा है। एक्चुअल में ज़्यादातर लोगों का कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल ही चल रहा है लाइफ में, तो उससे आप भाग नहीं सकते कि ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। ज़िंदगी मौत ही तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। ये कृष्ण बिहारी नूर जी की कविता है। तो ज़िंदगी से बड़ी तो ये है, कॉन्फ्लिक्ट तो है। अब देखिए इतनी बहादुर महिलाएं बैठी हैं, आई एम श्योर किस ट्रॉमा से, किस द्वंद्व से गुजरी होंगी। तो बट अगेन साहित्य, सिनेमा, पोइट्री, कविताएं, हमारी ऐसी बातचीत यही हौसला देती है कि सबके जीवन में, मेरे जीवन में भी कठिनाइयां हैं, ऐसा नहीं है कि कठिनाइयां नहीं है। वरना पूछा इनको क्या चाहिए, मैंने बोला 8 घंटे की नींद, यानी 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही है, तो ये बहुत दुखद है। तो जीवन में तो चुनौतियां रहेंगी। अटल जी की एक कविता है कि क्या है, नहीं हार नहीं मानूंगा, नहीं, वो दूसरी कविता है, मैंने फिल्म में पढ़ी थी कि मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। ये है वो कविता। आप लोगों के पास माइक बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन उसके पहले एक क्विक क्वेश्चन आंसर करते हैं, रैपिड राउंड टाइप भैया। हाँ। सिंपल पूछूंगा, प्रॉमिस। जी। आपकी एक पसंदीदा किताब? एक किताब, एक ही, सब एक है। ठीक है, राग दरबारी। राग दरबारी। एक पसंदीदा को एक्टर? एक ही नाम लेना है। उसमें तो को एक्टर हैं। हाँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। देवेंदु, हाँ, देवेंदु मुन्ना। क्योंकि मजा आता है मुन्ना के साथ, हम सीन करते हैं दोनों ना, तो कुछ तो एक है जो हम दोनों में होता है। तो देवेंदु के साथ कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, क्योंकि उम्र में बहुत अंतर नहीं है। मेरे ख्याल से मैं और देवेंदु में 8-10 साल का अंतर होता है, पर किरदार बाप बेटे का है, और वो समझ नहीं रहा है और पापा समझाने में लगे हैं। भैया 8-10 साल की उम्र के फर्क से याद आया, ऐसे 75 साल की उम्र में भी आप ऐसे फिट कैसे हैं? अच्छा, नहीं 75 नहीं, 83। तो क्योंकि मैं 2.5-3 घंटे दौड़ता हूँ, मतलब मेरा रोज का लगभग इन दिनों तो 3 घंटे हो रहा है। 6 किलो कम हुआ है मेरा कुछ महीनों में। खाना कम खाता हूँ और वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा है, जॉगिंग, योगा, ये सब करता हूँ। और नींद नहीं हो पा रही है? नहीं, वो तो निकाल लेता हूँ, कल रात नहीं हुई इसलिए गुस्से में हूँ, मलाल में हूँ। एक पसंदीदा डायरेक्टर? डायरेक्टर एक का नाम लेना मुश्किल है, बट चलिए अनुराग बसु। एक पसंदीदा भोजन? खिचड़ी। ऐसे नहीं होता भाई, खिचड़ी। बिहार के हैं तो लिट्टी चोखा, ऐसे नहीं। खिचड़ी। हाँ। एक पसंदीदा मीठा? हाँ, बूंदी का लड्डू। एक पसंदीदा गाना? गाना जी। नहीं, आज की रात आप सबका पसंदीदा होगा। यार लाख गाने हैं, 1000 पसंद है, उनमें से एक पूछ रहे हो। वही तो, कितना मुश्किल। हाँ, वो भी है, पसंदीदा है। तो मतलब भैया एक गाना कोई? शैलेंद्र का कोई भी गाना, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, शैलेंद्र जी का गाना। गीतकार शैलेंद्र जी का कोई भी गाना मुझे पसंद है।
एक पसंदीदा फिल्म जो आपकी नहीं है। पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर। एक पसंदीदा लेखक मेरे अलावा। आपके अलावा तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। भैया आई लव यू टू। तो कंटेम्प्ररी अभी जो लिख रहे हैं वो लोग जी, या जी। कोई भी कोई भी रेणु जी मुझे बहुत पसंद है, फणीश्वरनाथ रेणु। और हाँ, रेणु जी एक ही पूछा था आपने। तो आप वर्ल्ड बुक फेयर में रेणु जी की किताबें ढूंढिए। हाँ, पढ़िए उनके कहानी। अक्षत गुप्ता की किताबें ढूंढिए, ढूंढिए। पढ़िए। एक पसंदीदा शहर या गांव अपने खुद के गांव के अलावा। पसंदीदा शहर तो मुंबई ही है, और गांव मुझे नॉर्थ ईस्ट के गांव बहुत पसंद है। अभी अरुणाचल प्रदेश गया था, जीरो वैली, तो उससे भी दूर एक गांव में गया। हाँ, इतना सुंदर है ना नॉर्थ ईस्ट अपना है, तो मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ के लोग भी, वहाँ के गांव भी, वहाँ का कल्चर भी। भैया हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट के लोग इतने कम क्यों दिखते हैं? ये अभी आ गया बस सवाल। अभी हाँ, क्योंकि देखो क्या है ना, फिल्म इंडस्ट्री में तो बिहार के भी लोग कम दिखते थे, यूपी के भी लोग कम दिखते थे। अब हम पहुँचे हैं, अब नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहे हैं। अभी पहली फिल्म, बड़ी फिल्म थी भेड़िया, जो अरुणाचल में जाके शूट हुई, बनी, वहाँ के एक्टर ने काम किया। अभी मैं गया था, वहाँ रंगमंच फेस्टिवल था, अरुणाचल रंग महोत्सव, पेमा खांडू जी और वहाँ की सरकार ने कराया था। एनएसडी में कहीं बच्चा था अपना रिकेन, जो उसका कैंप डायरेक्टर था, तो बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ वहाँ पे। तो आई थिंक एक तो भाषाई प्रॉब्लम आती होगी हिंदी की। अरुणाचल की हिंदी बहुत कमाल है, वहाँ जाके मुझे पता चला कि वहाँ 26 ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब्स की अपनी लैंग्वेज है, और एक ट्राइब्स की लैंग्वेज दूसरा ना समझे तो उनका कॉमन बातचीत की लहजा जो है भाषा हिंदी है। इसलिए वहाँ के लोग बहुत बढ़िया हिंदी बोल रहे थे। बस वो एक्सेंट का थोड़ा, हाँ, हल्का सा स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एक्सेंट का, वो तो बिहार में भी होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एक्सेंट की प्रॉब्लम। हाँ, मुझे तो ग्रेजुएशन में आके पता चला नदी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। हाँ, और ट्रेन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। भैया हमें लगता नदी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हाँ? नदी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप नहीं जानते हो? मैं पूछ रहा हूँ। छोड़ दो। नदी बहती है, लेकिन आज से 10 साल पहले नदी बहता था। वैसे इस बात पे मैं आपको नदियों के बारे में, नारायणी नदी के किनारे के लोग हैं, वहाँ एम.के. पांडे खड़े हैं। हमारे गांव के बाजू में एक नदी है जिसको गंडक भी कहते हैं, नारायणी भी, नेपाल से आती है, तिब्बत से, और पटना में गंगा में मिल जाती है। तो मुझे नदियों से बहुत लगाव है। मैं भारत की लगभग सारी नदियाँ देखा हूँ, घूमा हूँ, घाट घाट का पानी पिया हूँ। वैसे मैं आप लोगों को एक बता दूं कि पंकज भैया जिन पांडे जी की बात कर रहे थे ना उस कोने में, उनका असली नाम मुन्ना है। तो मुन्ना पांडे को सच में साथ में लेके चलते हैं। हाँ, मुन्ना साथ में यहाँ भी है। मुन्ना साथ में यहाँ भी हैं। अच्छा, ये नदी की बात चली भैया, आपको पता होगा लेकिन आप में से कईयों को नहीं पता होगा। ये तो मजाक में बात हो रही थी, लेकिन सच बात है कि सिर्फ नदी नहीं होती हमारे देश में। हमारे देश में अभी मैं गया था दुर्गापुर भैया, वेस्ट बंगाल। तो गाड़ी में बैठा तो मैं पूछा बताओ यहाँ के बारे में कुछ, तो बोले कि सर विश्व में पहली बार जो नौ दुर्गा की पूजा हुई थी, नवरात्रि की, वो दुर्गापुर में हुई थी, और दुर्गापुर 2 नद के बीच में बना है। तो हम बोले कि नद क्या होता है? तो बोले सर जैसे नदी होता है वैसे नद होता है, अजय नद और दामोदर नद। तो मैं बोला यार ये कभी नहीं सुना था। तो उन्होंने कहा कि सर देश का हर बच्चा नद सुना हुआ है। तो मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग इतने बैलेंस लोग हैं कि हम सिर्फ नदी नहीं, वहां भी हमने बैलेंस रख रखा है कि अजय, दामोदर और ब्रह्मपुत्र भी है, पुत्री नहीं है। पुरुष मतलब है, पुल्लिंग नदियां हैं। पुल्लिंग नदी भी है। भैया एक पसंदीदा फेमस व्यक्ति किसी भी इंडस्ट्री से। स्वयं? अच्छा, उनके नजर से मैं स्वयं हूं, तो स्वयं को स्वयं कैसे पसंद करूं? नहीं, कोई भी किसी भी लाइन से। अच्छा, किसी भी फील्ड? जरूरी नहीं है कि फिल्म के ही। अच्छा, सिनेमा कहीं हो, कहीं नहीं, मैं आपको उलझाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। कोई भी एक व्यक्ति की यार उससे मिलना है या कुछ भी। मेरे लगभग सब पसंदीदा व्यक्तियों से मिल चुका हूं मैं। विकास देवकीर्ति, हाँ, विकास देवकीर्ति सर यहीं पे हैं, मेरे पसंदीदा व्यक्ति हैं, तो उनसे मिल भी चुका हूं कई बार। कल लंच पे थे। हाँ,
अभी आपके पास बस ये आखिरी मेरा सवाल है, फिर आप ही के पास आएगा माइक। पॉलिटिशियंस में एक ऐसा पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी जी के अलावा जो अब नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार मुलाकात होती तो अच्छा होता, वो कितने भी पीछे जा सकते हैं आप ओह अच्छा, कितने में पीछे जा कि सकते हैं? उस समय में उस एरा में होते तो उससे मुलाकात होती, जो भी प्रेरित करते हो? हाँ, अब्दुल कलाम, एपीजे साहब से भी मुझे काफ़ी लोग, बहुत लोगों से मिलना होता तब तो, बहुत सारे लोगों से। कलाम साहब, नरसिम्हा राव जी का एक इंटरव्यू देख रहा था बीच में मैं कुछ साल पहले, और मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनका इंटरव्यू कहीं प्रसार भारती के क्लिपिंग्स में सुन के। तो बहुत लोग हैं, इसको ऑन कर। बहुत लोग हैं। भैया आपसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग खड़े हैं, ये तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि ऐसा आपके साथ अमूमन होता होगा, पर वर्ल्ड बुक फेयर में यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है इन सबको देख? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आने का पर्पस ही था कि ना कोई फिल्म का प्रमोशन है, कुछ नहीं है, किताबों की दुनिया है, और यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग वो होंगे जिनको किताबों से प्रेम है, रिश्ता है, पढ़ते हों, देखते हों। क्योंकि बाकी जगह कई कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ हो हुल्लड़ हल्ला बहुत होता है, काम की बातें नहीं होती हैं, तो मैं बचता हूँ जाने में। यहाँ आने के पीछे का कारण ही था कि ये दुनिया किताबों की दुनिया है, और विज्ञान जो है, साइंस जो है, वो हमारे जीवन को आसान बनाता है, मेडिसिन बना के, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, लेकिन जीवन जो है वो लिटरेचर के लिए है, पोइट्री के लिए है, कला के लिए है, किताबों के लिए है। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप लोगों में से केला और चॉकलेट कौन कौन चाहता है? जी, तो भैया मैं आपकी अनुमति से मैं नीचे जा रहा हूँ माइक लेके। अच्छा, केला बांटोगे? सवाल कौन कौन? केला तो आप ही बांटेंगे भैया, मैं कैसे आपके होते? मैं माइक लेके नीचे आ रहा हूँ, आप हाथ उठाएं, मैं जितना ज़्यादा हो पाएगा कोशिश करूँगा। हमारे पास कुछ 15-20 मिनट और है। नहीं, मैं खुद जाना चाहता हूँ। अरे मैं ये एनबीटी वाले मुझे इसलिए खुद भेज रहे हैं कि कोई मेरे इनका मानना है कि मेरे हाथ से माइक कोई छीनेगा नहीं। जी पंकज भाई, आपसे एक सवाल है। हाँ जी। जैसे हमने कालीन भैया की वापसी देखी मिर्ज़ापुर सीजन 3 में, क्या हम सुल्तान कुरैशी की वापसी गैंग्स ऑफ वसीपुर में देखेंगे, किसी भी अदर कैरेक्टर में? ये सवाल मेरी तरफ से, सबकी तरफ से मैं पूछा है, क्योंकि हमारा दिल भरा ही नहीं है गैंग्स ऑफ वसीपुर देख के। हाँ, आप देख के पैसा वाले लग रहे हो, बनाओ ना। मैं इनका बड़ा भराता हूँ। नहीं, उसमें अनुराग और स्टूडियो आंसर देंगे, लेकिन मुश्किल है गैंग्स ऑफ वासेपुर का 3rd पार्ट बनाना। वो जादू बार बार क्रिएट नहीं होता, एक ही बार होता है। हाँ, तो वो तो लेखक, राइटर, पूरी सेटअप चाहिए। आ रहा हूँ, सब जगह पूरी कोशिश है कि भैया वो सवाल पूछने वालों को चॉकलेट मिलने वाली है। हाँ, या फिर केला? नहीं नहीं नहीं, आप लेते जाओ। जी हाँ जी, पूछो। नमस्ते सर, मेरा नाम नमन है। मेरा सवाल ये है कि अगर शोले फिल्म का कोई एक किरदार आपको करना हो तो वो कौन सा किरदार होगा? कालीन भैया। कालीन भैया को उस फिल्म में ले जाएंगे। मैं सब लाइनों से एक एक ले रहा हूँ, फिर हम वापस घूम के आएंगे। जी पंकज जी, कोई ऐसा किरदार जिसको निभाकर आपको बहुत संतुष्टि मिली हो? न्यूटन का आत्मा सिंह और बरेली की बर्फी का नरोत्तम मिश्रा। न्यूटन। क्या है, मुझे नदी और नद का भी साथ, वो उसको बैलेंस भी करना है। 2 लड़के हो गए हैं, एक किससे इनके लिए पूछना है? लीजिए। मेरा सवाल है कि आपने कहा कि कामयाबी और नाकामी पर बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं और लिखी जाती रहेंगी। कामयाब होकर कैसे रहना, इस पर कोई किताब नहीं लिखी जाती। मैं नाकामी पर किताब नहीं लिखूंगा, लेकिन शायर लिख सकता हूँ या पोइट्री लिख सकता हूँ। आपने अपनी कामयाबी या नाकामी पर कभी मजाक उड़ाया हो या उसका मजाक बनाया हो तो क्या वो सुना सकते हैं आप? मैंने मजाक बनाया हो? हाँ। मुझे तो सब मिथ्या लगता है, कामयाबी नाकामयाबी।
हाँ कि अभी एक गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, वो कुछ नहीं है, सब क्षणिक है। वो याद नहीं आ रहा है अभी। नहीं, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, पर मैं हमें अपने ऊपर खूब हंसता हूँ, मैं अपना मजाक खूब उड़ाता हूँ। और मैं सबसे पहले मानता हूँ वो एक चीज़ मिसिंग है कि हम ना अपने ऊपर हंसना बंद कर दिए। हम सीरियसली, हर कोई अपने आप को सीरियसली ले रहा है, मैं कौन हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा हंसो, स्वयं पे भी हंसो, थोड़ा लाइटर हो जाएगा, खुद पे हंस लेंगे तो। नॉनसेंस पना होना चाहिए, सेंस बोरिंग होता है, नॉनसेंस इंटरेस्टिंग होता है, तो कभी कभी करना चाहिए नॉनसेंस जीवन में, घर पे। हाँ हेलो सर। सर, जिंदगी कैसे जीते हैं, मतलब एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा था कि घूमना चाहिए, उसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए जिससे जिंदगी जीता हो? देखो, ईश्वर ने तो जिंदगी ऐसे बना के दी है कि कुछ नहीं करेंगे तब भी जी लेंगे। हम ऑटो पायलट मोड पे हैं, हम सोते हैं तो ब्रीदिंग चलता है, सब कुछ चल रहा है। थोड़ा भोजन चाहिए तो वो थोड़ा प्रयास करेंगे तो मिल ही जाता है। उसके बाद आपको तय करना है कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। बायोलॉजिकली तो ईश्वर ने हमें बना के एक सिस्टम दी है, तो फिर आपको हर इंडिविजुअल को मेरे बताए रास्तों से नहीं हो सकता है। वो सिर्फ मैं अपने जीवन को कैसे जीऊँ डिसाइड कर सकता हूँ या शेप कर सकता हूँ, बाकी हर किसी को ही अपना अपना करना पड़ेगा। सर प्रणाम सर। जी प्रणाम। हम भी गोपालगंज से ही हैं आपके। ओ वाह। सर आपके जीवन में बनारस का क्या महत्व है? मेरे पिताजी का नाम बनारस तिवारी जी था। सर, मुझे मालूम है सर। और बनारस से मुझे अथाह लगाव है उस शहर से। एक तो प्राचीन शहर है, सांस्कृतिक और साहित्यिक और धार्मिक रूप से संपन्न है, तो एक से एक विद्वान है उस नगर में। सर हमारी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है सर। हाँ, तो मैं जब भी जाता हूँ तो कुछ विद्वानों से मिलता हूँ और मैं मूर्धन मतलब नतमस्तक हो जाता हूँ उनके सामने। सर दोबारा बेलसर कब आ रहे हैं आप? जल्दी ही आए। कौन गांव घर है? हजियापुर सर, गोपालगंज। अच्छा, हजियापुर के। वो मुन्ने तो वहाँ गाँव है। हाँ, इनको केला दिया जाए। गोपालगंज वाले को केला दिया जाए। हाँ बोले। हेलो। हाँ जी हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर पहली बात तो मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी आपसे बात करते हुए। ओके सर, मेरा सवाल ये है कि जब आपका जैसे दिल, आप कह रहे थे कभी कभार होता है कि ख़राब हो जाता है, बहुत कम होता है बट कभी कभार ऐसा आपने बताया था कि होता है, तो उस टाइम पे आप अपने दिल को शांत करने के लिए क्या करते हैं? जैसे बहुत लोग होते हैं गाने सुनते हैं या कुछ करते हैं, आपका क्या तरीका है अपने दिल को शांत करने के लिए? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। प्राणायाम, प्राणायाम तो मन को शांत करने के लिए। थैंक यू सर। हाँ। भैया यहाँ पे एक पिता हैं, उनका सवाल अपनी पुत्री के लिए आपसे है। ओ वाह। बिटिया के लिए पूछिए। पंकज भाई, मैं रितेश श्रीवास्तव हूँ, गया जी बिहार से। जी। फल्गु नदी की बात चल रही थी, फल्गुनी के किनारे हमारा घर है। ये मेरी बेटी है रूपाली श्रीवास्तव जी। बुक फेयर में आपसे मिलने आई है। नमस्ते रूपाली। हाँ। सर ये डरती बहुत है बड़े लोगों से कुछ पूछने में। हाँ। घर पर माता पिता से पूछती है, उसके अलावा कुछ सवाल नहीं पूछ पाती। हाँ। आप कुछ ऐसा संदेश देंगे कैसे इस फियर को ये निकाल सके? आप माइक पहले उसको दीजिए। हाँ बेटा बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम रूपाली श्रीवास्तव है। मेरा सवाल बस एक ही है, अपने डर को कैसे फेस करते हैं? कौन सा डर? कोई भी, जैसे किसी बड़े से बात करना या फिर कोई भी सवाल पूछना। तो बड़े से बात करने में जब बात करोगी तभी डर जाएगा। जो भी डर आपको डराए ना, उससे बचो मत, भागो मत। ये घंटी बज गई। तो वो पूछो। अब जैसे मुझसे आप अभी बात कर रही हैं, पर ऐसा तो कुछ अभी आपको डरावना नहीं लगा, तो सामान्य है। मन में जो प्रश्न है किसी से पूछो, बात करो। क्या होगा? इधर उत्तर देंगे और नहीं देंगे तो इनकार कर देंगे, और क्या होगा? तो सबसे पूछो, बिंदास पूछो। पीछे जा सकता हूँ ना? ऐसा ना लगे कि पीछे वालों को मौका नहीं मिल रहा है। लीजिए, आते हैं आपके पास। हमारे पास 10 मिनट और है भैया, हम 2-3 सवाल और आखिरी। नमस्कार पंकज सर। नमस्ते। आपने अटल जी का किरदार निभाया था एक मूवी में।
आपने पर्सनली उस रोल से सर क्या प्रेरणा ली, ये मैं जानना चाहती हूँ। अटल जी के किरदार से, ओहो, कि आप जी जी बहुत सारी प्रेरणा ली, बहुत उनके व्यक्तित्व से, उनकी कहानी से, उनकी कविताओं से। मेरे मुश्किल समय में उनकी कविताएं मेरे काम आती हैं। जैसे अभी एक बोला कि मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। उनकी एक जो लाइन है, वो बोलते हैं कि आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना, आपको सब पसंद नहीं करेंगे, बहुत लोग नापसंद करेंगे, तो तैयार रहिए इस चीज़ के लिए भी। काफ़ी कुछ सीखा हूँ मैं उनके स्पीचेस से, भाषण से, उनकी कविताओं से, और रिसर्च के दरमियान मैंने बहुत पढ़ा, देखा। तो जितना फिल्म में नहीं आ पाया, क्योंकि फिल्म में एक मुश्किल होता है 2 घंटे में कहो, उनका जीवन बहुत व्यापक है, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी लर्निंग थी। उनके बायोपिक बनाते के क्रम में उनके जीवन से पढ़ना, जानना, गुजरना। मैं आखिरी के 2 सवाल ले रहा हूं। आराम से आराम से आराम से। नमस्ते सर, आपको इतना ज़्यादा कॉमिक रोल में देखा है, इंटेंस रोल में देखा है, तो पंकज सर को आप रोमांटिक रोल में कब देख रहे हैं? हाँ, इस साल मई में मेट्रो 2 आएगी, तो उसमें थोड़ा रोमांस कर रहा हूँ। क्यों थोड़ा रखूंगा? क्या चला जाएगा? अरे यार, व्यक्ति को अब लोग बोल, रोमांटिक होना चाहिए व्यक्ति को, ज्यादा नहीं, वो तो एस्थेटिक्स रूप में होना चाहिए, मतलब वो उसमें सौंदर्य हो। जी नमस्ते। नमस्ते पंकज जी, एक्चुअली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने का सोच रही थी, बट फैक्ट ये है कि पता नहीं कुदरती, जब से मैंने आपको देखना और सुनना शुरू करा है, तो जैसे ही लाइफ में कोई सवाल आता है, आपका इंटरव्यू या पिक्चर आ जाती है और जवाब अपने आप मिल जाता है। फॉर इंस्टेंस, जब कैंसर हुआ तो गुंजन सक्सेना आ गई और वहाँ से मोटिवेशन आ गया। जब लगा कि कुछ स्ट्रॉन्ग देखना है, आ गए और हमने सारे सीजन देख दिए। मतलब जस्ट मैं आपको बताऊं कि मैं सिर्फ इस 1 घंटे के शो के लिए भोपाल से आई हूँ। मेरे पैर की फिजियोथेरेपी चल रही है, मैं वॉकिंग स्टिक लेकर आई हूँ जो अभी मेरे बैग में पड़ी है, क्योंकि जब मेरे मित्र ने मुझे बताया कि आप आ रहे हो, तो मुझे लगा मुझे कुछ पूछना नहीं है, बिकॉज वो खुद ही प्रकट हो जाते हैं ऑन स्क्रीन। एंड आई एम नॉट जोकिंग, आपका एक रील है, स्लो लाइफ चाहिए मुझे, मैं रोज सुनती हूँ, 2 मिनट की, मतलब आधे सेकंड की है शायद। आई गेन सो मच स्ट्रेंथ आउट ऑफ इट। और अभी मतलब मम्मी ने भी ये बोला कि तुम्हें सच में ये करना है, तुम्हें जाना है वॉकिंग स्टिक लेके। मैंने कहा जाना है, मेरी मम्मी भी साथ में आई है, तो मैंने कहा जाना है और उनसे मिलना है और बात नहीं। तो मेरा कोई सवाल नहीं है, आई जस्ट वांट टू थैंक यू, क्योंकि आपको शायद नहीं पता, बट अनजाने में ही आप कितनी स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी लोगों को दे रहे हैं, वो आई डो नॉट नो। मतलब आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर यू। मैं इसका प्रमाण फोटो खींचो, ये खींच ले लोग देते। मैं भैया इस बात का प्रमाण हूँ कि ये सच में भोपाल से सिर्फ इस 1 घंटे के लिए आई है और पिछले 1.5 दिन से इंतजार कर रही है। ये 1.5 दिन से इंतजार कर रही है इस समय का। पंकज भैया भावुक हो रहे हैं। आखिरी सवाल। Can I ask a question? एक अभिनेता की यही असली कमाई है, पेमेंट और गाड़ी नहीं। पंकज जी नमस्ते, माय नेम इज़ नगमा, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपका भी और अक्षत जी का भी। माय क्वेश्चन इज़ अबाउट योर ऑथेंटिसिटी। मैं क्वेश्चन पूछने ही जा रही थी, अभी ऑलरेडी वी आर डायरेक्टली सीइंग योर ऑथेंटिसिटी व्हेन यू आर एक्टिंग।
आप जब डबिंग दे रहे हो, आप जब स्टेज में खड़े होके बात कर रहे हो, यू ऑलवेज बिन सो ऑथेंटिक. हाउ हैव यू बिन इन सच अ बिजी इंडस्ट्री? Always a limelight on you, always there is a camera, but you've always been authentic. How are you able to be so authentic always? ओह, ये कैसे बताऊं? गाय गाय कैसे होती है, सांप सांप कैसे होता है? तो मुझे ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है. हाँ, मैंने ओढ़ा नहीं कुछ. जीवन में सिर्फ चादर ओढ़ता हूँ, ठंड होती है, तो बाकी लाइफ में कहीं भी मैं बनावटी नहीं होता हूँ. मैं ट्रू टू माई सेल्फ रहता हूँ, जैसा हूँ, जो भी हूँ. मैं हिंदी सिनेमा में गया तो हिंदी इलाके से आया हुआ एक हिंदी मीडियम का छात्र था. मैंने कभी एफर्ट नहीं की कि मैं अलग से अंग्रेज़ी सीख लूँ और कुछ compete करना है मुझे. नहीं, मैं अपनी शर्तों पे अपने हिसाब से करता रहा. तो आप संसार के लिए नकली हो सकते हो, दुनिया के लिए. खुद के लिए नकली नहीं हो सकते हो. अपनी ट्रूथ हमें पता है. तो मुझे लगता है जो मैं हूँ, जिस पंकज को मैं जानता हूँ, घर से जब बाहर निकले तो वही पंकज मेरे साथ निकले, कोई दूसरा पंकज ना निकले. इसके नुकसान भी हैं, बट चलेगा वो. ओके, नुकसान चलेगा. आप लोग विश्वास मानिए, मैं भी मड आइलैंड में रहता हूँ. ये व्यक्ति मड आइलैंड, ये जो कह रहे थे ना कि हम उधर रहते हैं तो कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे ही हम बोट पे बैठ के अपने घर की तरफ शुरू करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बस जैसे सब हैं वैसे ही हम हैं. उसी बोट में सबके साथ आते हैं 10 रुपए की टिकट लेके, हम दोनों. आप विश्वास मानिए कि ये व्यक्ति अभी जितने जैसे दिख रहे हैं ना, ये इनका कोई मास्क नहीं है. ये व्यक्ति हर समय ऐसे ही होते हैं. मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसे नोबडी के घर आ गए थे. आपको ये मड आइलैंड में सब्जी मार्केट में खुद सब्जी खरीदते हुए मिल जाते हैं, ऐसे ही मिल जाते हैं. हमारे पूरी कॉलोनी, लंबी चौड़ी कॉलोनी है, उसके अंदर ये ऐसे ही टहलते हुए सुबह शाम जब होते हैं. मैं भाभी साहब के साथ भी देखा हूँ आपको, बस. और उस बीच में जितने लोग उनको ऐसे करते हैं ना, वो कैसे हो भाई, कैसे हो भाई. ये 24 घंटा ना कोई प्रिटेंड नहीं कर सकता, लगातार ना कोई दिखावा नहीं कर सकता. वो तो जो सवाल था ना कि, और सही जवाब था कि सांप सांप कैसे है और गाय गाय कैसे कैसे बताएंगे. तो ये हैं ही ऐसे, क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं है यार. मतलब आपकी लेनी पड़ेगी, आपको माइक की जरूरत ही नहीं है शुरू से. कुछ बता दीजिए भैया. कौन से फिल्म का? व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं. एक बार और. मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के. ये सत्र बंद करें या चलने दें? चलने दें. यहाँ कुछ और होगा ना इसके बाद. आपके बाद कुछ बचता नहीं भैया करने को. नहीं, आगे कुछ है ना इसके बाद. लीजिए. हाँ. देखिए, ऐसा है कि क्या है, आते साथ भैया ने ये भी बताया ना कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं थका हुआ हूँ, 1 घंटे सो के आया हूँ. तो हम इसको मतलब अनंत काल तक नहीं ले जा सकते, है ना. 1-2 सवाल और हम लेंगे. मैम आपका हो गया, प्लीज. अच्छा, इस शर्त पे छोड़ेंगे कि अगली बार जल्दी आना. गणेश जी थोड़ी ना है कि अगले बरस जल्दी आना. जी. क्या बात है. नमस्कार सर. सर, जब आप स्क्रिप्ट रीड करते हो तब जी? बहुत बार होता है कि आपको जो स्क्रिप्ट मिलती होगी तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता होगा. हाँ. बट उससे कैसे डील करते हो? प्रोकास्टिनेट कर देते होगे कि बाद में पढ़ूंगा, तो उससे कैसे डील करते हो? हाँ, उससे विनम्रता पूर्वक डील करते हैं, क्योंकि जिस लेखक ने लिखा है वो बहुत मेहनत से लिखा है, और हर लेखक को लगता है कि मैंने ग्रेट स्क्रिप्ट लिखी है. तो वो मेरे पास आता है कि आपने ऐसा कुछ किया नहीं, आपको बहुत मज़ा आएगा. तो मुझे बहुत दुख होता है ना करने में, कि बेचारे कितनी उम्मीद से आए होंगे, मैं कैसे मना करूं. अब एक अभिनेता है, समय निमित है कि 1 साल में 3 ही 4 पिक्चरें कर सकते हैं. तो मैं विनम्रता पूर्वक समझाता हूं कि नहीं करूंगा, बाद में करूंगा.
सर एक सीरियस क्वेश्चन। मेरा ये मानना है कि जब अक्षय जी ने पूछा कि पुनर्जन्म के बारे में, या हम जब ये जन्म भी लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं या फिर हमारे कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो अभी तक हमने लर्न नहीं करे हैं, इसीलिए हमें इस उसमें भेजा गया है। मेरी कैंसर जर्नी में मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले और मैंने वो लेसन्स लर्न करे। आपकी लाइफ के ऐसे कौन से इंटेंस लेसन्स हैं जो आपको लगता है कि यू नो ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम आपने वो लर्न करे हैं या आपने उन्हें रियलाइज़ करा है, तभी हम इस लूप से बाहर निकल पाएंगे? ये बड़ा सब्जेक्टिव है, बहुत मुश्किल है। मैं अभी तो प्रोसेस में हूँ, मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है या इतना लर्न नहीं कर लिया है। लाइफ वैसे भी प्रोसेस ही है मेकिंग का। मतलब जब लगता है मुझे कि अब मैं सब समझ गया हूँ, उसके 2 महीने बाद लगता है कि मैं कुछ नहीं समझता था। तो और मुझे ज़िंदगी के बारे में, ये ट्रुथ के बारे में, वो जीवन के पाठ के बारे में कि क्या ज़रूरी है, वो सीखना है। और वो शायद अनंत तक चलेगा जब तक जीवन है। मैं 5-7 मिनट इस सेशन के क्लोजिंग में लगा सकता हूं, पर वो मैं नहीं करूंगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। इतने अच्छे सेशन के बाद कोई और उसको बोल के ख़त्म करे ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम लोग इस सेशन को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। पर उसके पहले मेरा भी एक फ़ैन मोमेंट है। अभी मुन्ना भी अभी ने भी बोला कि स्टेज पे बोलोगे तो भैया मना नहीं कर पाएंगे। हाँ बोलो ना। एक ऐसे करके तस्वीर खिंचानी है सबके साथ, है ना? ये रोटेट होगी, आप सब आ सकते हैं इसमें अपनी अपनी जगह पे ही। क्या बोलना है? हर हर महादेव बोलना है। मुन्ना भैया क्या? हर हर महादेव। महादेव के हर हर सामने महादेव कुछ है ना? नहीं। हर हर महादेव। अरे एक बार फिर करना पड़ेगा, मैं वीडियो चालू करना भूल गया। ये माइक छोड़ दो। हाँ। तो हाथ ही रहेगा। इधर भी घुमा